जैसा कि कल अपन लोगों ने फैराडे के प्रयोग देखे थे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग। दो प्रयोग थे, प्रथम प्रयोग और द्वितीय प्रयोग। समझ में आ गया था? प्रथम प्रयोग ही दो भागों में भी था, जिसको इसलिए कई बुक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऐसे तीन नाम दे दिए गए, लेकिन है दो ही, प्रथम प्रयोग और द्वितीय प्रयोग। उन प्रयोगों से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, जिनको फैराडे के नियम कहते हैं। पहला निष्कर्ष क्या था या पहला नियम क्या था? किसी भी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, समय के साथ परिवर्तन होने पर, उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किसी भी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या था कि उत्पन्न होने वाले इस प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ई अनुक्रमानुपाती d∅dt। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो -n d∅dt आता है। ये अपन ने समीकरण नंबर 1 लिया था कल। फिर उसके बाद चूंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान B सदिश और A सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, B.A, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं, तो उस समय हो जाएगा -n d/dt ऑफ B.A। अब दो स्थितियाँ संभव है, एक्चुअली तीन स्थितियाँ संभव है। पहली स्थिति जब A स्थिर हो और B परिवर्तनशील हो समय के साथ, तो -n A बाहर निकल जाएगा स्थिर होने के कारण dV/dt। दूसरी स्थिति जब B स्थिर हो और A परिवर्तनशील हो, तो -nB dA/dt। ठीक, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग सवालों में किया जा सकता है। और कई बार दोनों चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं, तो -nB dA/dt प्लस A dB/dt, ये सूत्र का भी कभी कभी प्रयोग होता है। ये फैराडे के नियम थे। अब उसके बाद जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट, उसकी दिशा कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए लेंज ने एक नियम दिया, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। लेंज, LENZ, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, लेंज़ लॉ। क्या बताया उसने? उसने बताया कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। रिपीट, किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा इस तरह होती है कि वह उसी कारण का अपोज करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। जैसे ये धारा के मान में वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रही है, ठीक, या फ्लक्स के मान में वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रही है, तो उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो धारा के बढ़ने का विरोध करेगी या फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगी। अभी अपन इसको दो उदाहरणों से समझेंगे। ठीक है, ये पहला उदाहरण। इस पहले उदाहरण में हमने एक बंद कुंडली ली है, वृत्तीय कुंडली, और उस वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर, देखना कोई आया तो नहीं, वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर एक चुंबक रखा है NS। ठीक है, चुंबक NS रखा है। अब इस चुंबक NS का N ध्रुव जो है, ये अभी किसकी ओर है? कुंडली की ओर है। अब यदि हम इसे चलाना शुरू करें कुंडली की ओर, तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि बल रेखाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, जब पास में लाएंगे तो जब फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी तो हम पाते हैं कि तुरंत इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, घड़ी के चलने के या घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। उससे क्या होगा? उससे इसके ऊपर वाला सिरा, इस कुंडली का ऊपर वाला सिरा चुंबक के N ध्रुव की तरह कार्य करने लगेगा और निचला सिरा S। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कुंडली में धारा बहती है तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें धारा बहने लगी है तो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, जो मैंने यहाँ बीच में सेंटर पर दिखाया हुआ है डॉटेड करके, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ये चुंबक ऊपरी सिरा इसका N होगा और निचला सिरा S होगा। क्या करेगा? ये N ध्रुव को पास में लाने का विरोध करेगा, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा। जब विरोध करेगा, ढकेलेगा दूर, तो हमको लगातार चलाते रहने के लिए, इस v वेग से चलाते रहने के लिए बल लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। अपने आप नहीं आएगा वो कि आपने छोड़ दिया तो v वेग से चलते चले जा रहा, नहीं। जैसे ही पास में आएगा वो दूर की ओर ढकेलेगा, और दूर की ओर जैसे ही ढकेलेगा तो हमको बल लगाना पड़ेगा उसे लगातार चलाते रहने के लिए। हम इस बल के कारण जो विस्थापन हो रहा है इस चुंबक का, तो बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन यानी कार्य करेंगे, और वही कार्य, यांत्रिक कार्य, इसमें विद्युतीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेंज का नियम ये किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पूर्णतः पालन करता है, और इससे दिशा का ज्ञान भी हो जाता है विद्युत धारा के। कैसे हुआ?
मैंने बताया कि n ध्रुव पास मिला रहे हो, तो धारा इसमें ऐसी बहना चाहिए कि पास वाला सिरा n बन जाए। पास वाला सिरा n बन जाए मतलब धारा की दिशा क्या हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने निर्धारण कर लिया कि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। दूसरी स्थिति में जब इसी को हम दूर की ओर ले जा रहे हैं n ध्रुव को, तो जब दूर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा ध्रुव बन जाना चाहिए, s, ताकि वो दूर ले जाएगा, विरोध करे, आकर्षित करे। हम बाहर ढक के खींचना चाह रहे हैं, वो अंदर की ओर खींचे। अंदर की ओर कब खींचेगा, जब उनके बीच में आकर्षण बल रहेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा की दिशा अब ये s ध्रुव बन जाना चाहिए और n। तो जब पास वाले में n बनता था तो एंटी क्लॉकवाइज, अब वहाँ पर s बनेगा तो क्लॉकवाइज, यानी अब धारा की दिशा पलट जाएगी और एक ऐसी जाएगी घड़ी के चलने की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस स्थिति में भी अपन समझ रहे हैं कि हम दूर की ओर अपने आप नहीं जाने वाला, दूर की ओर खींचने के लिए हमें इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ये किससे परिवर्तित हो जाएगा, इस कुंडली में उत्पन्न होने वाली विद्युतीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोनों के दोनों प्रयोग ये सत्यापित करते हैं कि लेंज का नियम ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। ठीक है। और इससे हम दिशा भी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे दिशा ज्ञात कर लिए आप फिर से एक बार समझो। n पास में ला रहे थे, लेंज के नियम के हिसाब से पास में लाने का विरोध होना चाहिए, क्योंकि लेंज के नियम से उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई। यहाँ किसके कारण उत्पन्न हुई, पास में लाने के कारण। तो पास में लाने का विरोध कैसे हो सकता है, आप धक्का दे दें उसे दूर की ओर, यानी विकर्षित कर दें। विकर्षित कैसे हो सकता है, जब n है तो यहाँ पर भी n बन जाए पास वाला सिरा। ठीक। n कैसे बनेगा, पास वाला सिरा n बनेगा तब ऐसा ही बनेगा जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा बहेगी। यानी हमने पता लगा लिए कि प्रेरित धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे चित्र में जब दूर की ओर ले जा रहे हैं n ध्रुव को, दूर की ओर खींच रहे हैं, तब ये दूर की ओर खींचने का विरोध कैसे होगा, जब पास की ओर वापस लाया जाए उसे। ठीक है। वो दूर जा रहा है, हम उसको खींचे वापस। खींच कैसे सकते हैं, आकर्षित कैसे कर सकते हैं, जब यहाँ पर s ध्रुव बन जाए, ऊपरी सिरा s ध्रुव बन जाएगा तो इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है। s ध्रुव कब बनेगा, जब क्लॉकवाइज दिशा में प्रेरित धारा बहेगी, यानी दिशा कैसी हो जानी चाहिए, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या घड़ी के चलने की दिशा में हो जाना चाहिए। ठीक है। तो लेंज के नियम से हमने इस तरह से इन बंद कुंडलियों में बहने वाली धारा की दिशा पता लगा ली। ठीक। हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए चुंबक को पास ला रहे हैं तो कौन से सिरे को ला रहे हैं। इसकी जगह पर हम s को लाते यदि पास में, s को, तो यहाँ पर s बन जाता। s बन जाता मतलब क्या हो जाती, धारा की दिशा क्लॉकवाइज। यहाँ s को दूर ले जाते, ठीक, यहाँ s होता और यहाँ n होता, तो s को दूर ले जाते तो यहाँ क्या बन जाता, n बन जाता, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा ये। ठीक है। तो लेंज का नियम जो है वो क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताने में सहायक होता है क्या नियम, फिर से एक बार रिपीट कर दें क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा लेट आए हैं। लेंज ने बताया कि जब भी किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो प्रेरित धारा की दिशा इस तरह होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। यहाँ जैसे अपन ने देखे प्रेरित धारा किस कारण से उत्पन्न हो रही है, n ध्रुव को पास में लाने के कारण, तो पास में लाने का विरोध करेगी। पास में लाने का विरोध कैसे हो सकता है, जब उसे वो विकर्षित कर दे, दूर की ओर ढकेल दे। मतलब दूर की ओर कब ढकेलेगा, जब यहाँ पास वाला सिरा n बन जाएगा। सो सिंपल। ठीक है। तो ये लेंज का नियम ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन करता है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं बाह्य बल के विरुद्ध, आकर्षण विकर्षण विरुद्ध, वही कार्य उसमें विद्युतीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक। तो ये लेंज का नियम हो गया पूरा। ठीक। लेंज का नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रेरित धारा की दिशा का ज्ञान किया जा सकता है, ले सकते हैं अपन, पता लगा सकते हैं। फिर आता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये दायां हाथ है, राइट हैंड, दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। दाएं हाथ का नियम, जिस तरह से बाएं हाथ के नियम से हम लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं, यहाँ दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा निकालेंगे। किसकी, प्रेरित धारा की दिशा। क्या होगा ये नियम कहता है कि यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस तरह से फैलाएं कि अंगूठा, प्रथम अंगुली और मध्यमा ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। है यहाँ पर ये अंगूठा है, ये प्रथम अंगुली है और ये मध्यमा है सामने की ओर। अभी मैं चित्र दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा। वैसे ये भी काफ़ी क्लियर है, थोड़ी बहुत ड्राइंग मेरे को भी आती है। ठीक है। तो ये इस तरीके से है। ठीक है। ऊपर की ओर अंगूठा है, बाजू की ओर यहाँ प्रथम अंगुली और सामने की ओर आपकी ओर मध्यमा है। तो यदि अंगूठे को प्रेरित धारा की, अंगूठे को बल की दिशा में रखा जाए, बल किस पर, उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा में, प्रथम अंगुली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी हो, ठीक है, तब मध्यमा ये किसको दर्शाता है, उस चालक में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। ये तो नियम है। लागू कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक छोटा सा चित्र यहाँ पर
बना के समझा रहा हूँ कि किस तरह से ये लागू होगा। है वही, उसमें क्या था, IBF था, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, यानी आई और बी की दिशा मालूम होती थी किसमें, बाएं हाथ के नियम में, और हम लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं। इसमें FBI होगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पढ़े थे ना कभी, जानते थे, है ना, CBI EBI देखते होगे, CID देखते होगे, उसमें बताता था FBI, ठीक है। तो F ये मालूम रहेगा हमें बल की दिशा, B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात रहेगी, तब मध्यमा ये प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा। इसके लिए मैंने बताया कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, वो आर्टिकल भी है अगला, ठीक है, जो अगला आर्टिकल अपन शुरू करने वाले हैं वो भी है। यहाँ मैं 4x4 की एक रंगोली बना रहा हूँ भाई, ये बन गई। एक चालक है, ठीक है, ये एक C शेप की एक ऐसी एक रेल की पटरी जैसी है, उसके ऊपर रखा है चालक ही, और उसके ऊपर चल सकता है आगे पीछे, ठीक है, स्लाइड कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। अभी इसकी स्थिति AB है, बिल्कुल ट्रेन की पटरी चाहिए, ये प्रतिरोध है R इस बंद परिपथ का, और अब हमने इस पट्टी को चलाना शुरू किया इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस ट्रैक के ऊपर ऐसे, ठीक है। ये ट्रैक है, बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इस तरीके का ट्रैक है, ये ऐसे रखे अपन ने इस तरह से, और इसको आगे पीछे खिसका रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर कार्य कर रहा है, V वेग से इसको चला रहे हैं, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि प्रेरित धारक दिशा क्या होगी, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। राइट हैंड रूल के हिसाब से अब देखें जरा, ये अंगूठा बल की दिशा में होगा, चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये अंगुली होगी, प्रथम अंगुली अंदर की ओर, तो बल की दिशा कहाँ का उल्टा हो गया, प्रेरित धारक दिशा कहाँ की ओर होगी, ऊपर की ओर। रिपीट, ये अंगूठा किसको दिखाएगा, उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, वेग की दिशा में ही होगा बल इधर। ये प्रथम अंगुली किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो प्रेरित धारक दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब B से A की ओर, ये धारा I बहेगी इस तरह से, चूंकि वो तो मेटल का है पूरा, तो इसमें से होती हुई धारा चलेगी और इसमें से होकर वापस लौट जाएगी, तो इस तरह से एक प्रेरित धारा बन जाएगी। इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा A और B के सिरों पर, ठीक है, उसको बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल EMF, गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल EMF, ठीक, जो इसके आधार पर पढ़ने वाले। लेकिन यहाँ पर हमने धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया। फिर से रिपीट कर दें, ये चालक पर लगने वाले बल की से राइट की ओर, ये प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है जो तल के लंबवत भीतर अंदर, मध्यमा किसको दर्शाएगा, प्रेरित धारक दिशा को, जो कहाँ से कहाँ होगा, B से A की। उसके पहले इनको दिखा दोगे क्या आप लोग, हाँ आप लोग प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आपको दाएं हाथ का नियम दिखता रहेगा। यहाँ एक सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते थे, इलेक्ट्रोड से अपन ये बाह्य परिपथ में प्रतिरोध जोड़ देते थे जिसमें धारा बहती थी। यदि ये एनोड है और ये कैथोड है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य भरा है, तो ये धन पर होता था और ये ऋण पर। तो बाह्य परिपथ में धारा यहाँ से बहती थी R से, एनोड से कैथोड की, और ये एनोड है और ये कैथोड है। लेकिन इसके भीतर कहाँ बहती थी भाई, कौन बताएगा, इसके भीतर धारा की दिशा क्या होती थी। इसके भीतर यदि अपन एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक परिपथ बता दें कि ये आंतरिक प्रतिरोध है और इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो धारा यहाँ लौटी, इसमें से होके बही और इधर से यानी C से A की ओर गई, फिर वापस होती हुई यहाँ से चली गई। क्या पता चला इससे अपने को कि बाह्य परिपथ में धारा की दिशा धन से ऋण की ओर या उच्च विभव से निम्न विभव की होती है। बाह्य परिपथ में धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ये तो हम जानते हैं, अभी तक जानते थे, लेकिन दूसरी चीज़ सही होने के बावजूद हमको नहीं पता थी। वो क्या कि सेल के भीतर धारा की दिशा कहाँ से कहाँ है। सेल के भीतर धारा की दिशा C से A की ओर यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर है, ठीक है। जबकि सेल या जनरेटर, इसकी जगह पर यदि जनरेटर भी लगाएंगे तो उसमें जनरेटर में धारा की दिशा
ठीक है, कहाँ से कहाँ होती है? निम्न से उच्च विभव की होती है। ठीक, सेल या जनरेटर के भीतर, भीतर की बात हो रही है, ठीक है, भीतर धारा की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी अपन जो यहाँ पर बनाने वाले हैं, जब इसको चलाएंगे अंदर बाहर, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या उत्पन्न होने वाला? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किसका होता है? सेल का, जनरेटर का। ठीक है, तो सीधी बात है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो धारा की दिशा का जब हम ज्ञान करना चाहेंगे तो बाह्य परिपथ में तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन भीतरी परिपथ में निम्न से उच्च की ओर होगा। अब जैसे इसी में मैंने अब भी आपको बताया कि इसको यदि v वेग से चलाया जा रहा है, ठीक है, तो ये बल की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, हमने देखे थे, प्रेरित धारक दिशा ऊपर की ओर होगी। ऊपर की ओर होगी मतलब यहाँ से b से a की ओर होगी और बाहर इधर से इधर रहेगी। अब आपको मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो क्या है कि आप मुझे बताएंगे कि a और b में से किसका विभव उच्च होगा? a व b में से किसका विभव उच्च होगा? ए का, बी का, कहीं पर भी, ठीक, और कह नहीं सकते। ये 4 ऑप्शन है कांट से, ठीक। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है। क्या पूछा मैंने पूछा कि जब इस चालक को चलाया जाएगा तो इससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस प्रेरित धारा की दिशा हमने निकाल ली फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, जो B से A की ओर है, ठीक है। जब B से A की ओर है तो बाह्य परिपथ में इस तरह से होकर बह रही है कैपिटल R में से। तो मैंने पूछा कि इसके भीतर A और B बिंदु यदि लिए हैं आपने, ये A है एक्चुअली इस सिरे पर, ये A बिंदु है और इस सिरे पर यहाँ पर कौन सा है? B बिंदु है। तो इनमें से किसका विभव उच्च होगा? ठीक है, ये ऑप्शन इसके 4 ऑप्शन में लिख दिया हूँ। किसको किसको आंसर आया इसके भाई? सही है या नहीं है? ठीक, पहले देखें। अभी यहाँ धारा कहाँ से कहाँ बह रही है? B से A की ओर, ठीक। लेकिन ये क्या है? ये सेल का आंतरिक हिस्सा है। बाह्य परिपथ कौन सा है? ये कैपिटल R है, ठीक है। और अभी हमने बताया कि सेल के भीतर हमेशा धारा कहाँ से कहाँ बहती है। कहाँ लिखा मैंने? सेल या जनरेटर के भीतर धारक दिशा निम्न से उच्च विभव की ओर होती है। सेल के भीतर धारा की दिशा निम्न से उच्च की ओर होती है, यानी उच्च विभव पर कौन हुआ? A, ठीक है। A उच्च विभव। ये हमेशा आपने जो गलती की है ये सामान्य गलती है, क्योंकि हम इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते कि एक सेल है, ये रॉड एक सेल की तरह कार्य कर रहा है। बाह्य परिपथ वो है कैपिटल R जिसमें से धारा बह रही है। बाह्य परिपथ में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। लेकिन इसके भीतर निम्न से उच्च की ओर, यानी A किस पर हो गया? कहीं से भी जाओ, A उच्च विभव पर है, ठीक है। तो A उच्च विभव पर होगा और B निम्न विभव पर होगा। थोड़ा सा विचार करेंगे इसके ऊपर। इसी चित्र को मैं यदि इस तरह लिखता बनाता, ये ऐसे, तो आप फटाक से बता देते मेरे को। ये A हो गया और ये B हो गया और ये R हो गया और इस तरह से धारा बह रही है, ठीक है। तो आप तुरंत बता देंगे कि अब A उच्च विभव पर है, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसका इक्विवेलेंट नहीं बनाया था। ये सेल की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसका नाम अपने गतिक विद्युत वाहक बल दिया है। इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो विद्युत वाहक बल होता है, जैसे बैटरी में होता है, ठीक है। तो सभी को क्लियर हुआ ये बात? वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी ये कहाँ पहुँच गया है? A B यहाँ था, A1 B1 पर पहुँच गया है, ठीक। इसकी लंबाई मान लिया कितनी है? L है इस चालक, ठीक। V वेग से चलाया जा रहा है इसको और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B सदिश है, ठीक। इसको एक काम करें अपन, नामकरण थोड़ा सा अलग कर दें, M N N1 M1, क्योंकि वो A B कन्फ्यूज़ करता है उस B के साथ में, ठीक है। अब इसको जब यहाँ से यहाँ तक चलाया गया है, यहाँ से यहाँ आगे की ओर बढ़ाया गया है, तो ये इतनी दूरी जो आएगी, माना क्षण Mn को V वेग से dt समय में M1 N1 तक चलाया गया है। यदि चलाया गया है तो N N1 का मान कितना होगा?
बराबर mm1 दूरी बराबर वेग गुणित समय, समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्षेत्रफल जो आएगा इसका, क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज MN M1, ठीक है, जिसको DA कह रहे हैं, उसका मान हो जाएगा लंबाई L इंटू चौड़ाई V dt, ये DA बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 2। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। उसके बाद हम जानते हैं E का मान होता है -d∅/dt, ये किसके नियम से, फैराडे के EMI नियम से। अब मैं शॉर्टकट लिखा करूँगा, EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आप VQ प्रे भी लिख सकते हो, ठीक, ज़्यादा अच्छा EMI है। यहाँ पर -d/dt ऑफ फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mod A इंटू cos 0, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, B की दिशा अंदर की ओर है और ये क्षेत्रफल की दिशा भी अभिलंबवत अंदर की ओर है। पढ़ा है ना, किसी क्षेत्रफल, जैसे बोर्ड है ये, इस बोर्ड की दिशा तल के लंबवत बाहर या तल के लंबवत भीतर की ओर होगी। यहाँ पर ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, इसकी दिशा भीतर या बाहर की ओर होगी। तो कुल मिला के B सदिश और ये सदिश समान दिशा में है, इसलिए cos 0 हो जाएगा। अब इसमें से कौन सी चीज़ स्थिर है, इसमें से B स्थिर है, तो -b mod इंटू d/dt ऑफ A mod हो जाएगा। अब यहाँ पर DA की वैल्यू, इसको DA भी लिख सकते हैं, DA की वैल्यू यहाँ समीकरण 2 से रख देंगे, 2 से मान रखने पर, जब 2 से मान रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा -b mod इंटू DA/dt L V dt है कि बटे dt, ये dt से dt कैंसिल हो गया, तो -b mod, L भी एक सदिश राशि है, L mod और V भी एक सदिश राशि है, तो V mod, ये E का मान हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर अब ये जो समीकरण मिला हुआ है, इसमें B, L और V तीनों परस्पर लंबवत थे, B के लंबवत L और L के लंबवत V, ठीक है, तीनों अलग अलग तल में थे, एक x दिशा में, दूसरा y दिशा में, तीसरा z दिशा में, ठीक है। तो उस स्थिति में इतना आ रहा है, लेकिन तीनों सदिश राशि हैं। आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने अभी सदिश पढ़ा है, सदिशों का जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B, क्रॉस होता है A क्रॉस B, केवल 2 सदिशों का, 3 सदिशों का भी होता है। तो ये 3 सदिश हैं, B सदिश, L सदिश और V सदिश, तो उनका अदिश त्रिगुणन है, ठीक। तो E का मान सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो सदिश रूप में E बराबर हो जाएगा B mod डॉट L क्रॉस V। ये इस तरह से लिखा जाता है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं त्रिक अदिश गुणन या अदिश त्रिगुणन, ठीक है। तो क्या बताएंगे कि E का मान सदिश रूप में लिखना होगा, तो वो किसके किसके, B सदिश, L सदिश और V सदिश के अदिश त्रिगुणन के बराबर होता है। पता नहीं आप लोगों ने, कितने लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है, ठीक है। यदि बायो वाले हैं, जैसे कि निशान भाई, ठीक है, और राजवीर का भी शायद बायो है, तो लोगों को इसे याद करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बता दूं मैं कि नीट के एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, और वो इसलिए आता है कि उसमें थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साधारणतः लड़के गलती करते हैं, जैसे सदिश दे दिया तो ऐसे ही घबराने लगते हैं बायो वाले, जबकि इतना कठिन नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे इतने आसानी से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ 3 सदिश हैं, B सदिश, L सदिश और V सदिश, उनका अदिश त्रिगुणन ये विद्युत वाहक बल के बराबर आ गया, ठीक है। ये इसका मान कब शून्य होगा, ये इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि हम गतिशील करा भी रहे हैं क्षण को, तो कई बार विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता, किन स्थितियों में नहीं होता, वो अपन आप समझ नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने बताया वो किसको किसको समझ में आ गई हैं। सदिश 3 है, किसने किसने त्रिगुणन पढ़ लिया है पहले तो ये बता दो मुझे। A डॉट B क्रॉस C, ये इस तरह से त्रिगुणन को लिखते हैं और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इन तीनों का डिटर्मिनेंट, ठीक है, निकालते हैं अपन। ये A1 A2 A3 क्या है, यदि A सदिश को हमने लिखा हुआ है A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसी तरीके से B को लिखा हुआ है B1I प्लस B2J प्लस B3K, और C को लिखा है C1I प्लस C2J प्लस C3K। तब उस समय में उनके गुणांक यहाँ लिख करके सरल कर लेते हैं, तो ये A डॉट B क्रॉस C देता है ये, ठीक है। अब इसमें हम ये जानते हैं कि इनमें से कोई भी 2 कॉलम 2 रोज एक सी हो जाएं, A1 A2 A3 बराबर हो जाए B1 B2 B3 के, ठीक है, तो उस समय इसका मान कितना हो जाता है, 0। ये भी हमने पढ़ा है कि तीनों सदिश यदि हैं, इनमें से B क्रॉस, ये तीनों के तीनों एक ही समतल में हो, एक ही समतल में, समतली, तो B क्रॉस C की दिशा जो होती है, जरा यहाँ से समझा दूँ मैं, ये मान लो B है, ये मान लो C है, तो
तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किधर आएगा, इधर, ये n एकांक सदिश होगा। और यदि मान लो a भी इसी में रहा, इसी तल में, तो a का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, a क्रॉस n 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी a b c एक ही समतल में हो तो उनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब इनमें से कोई भी दो सदिश परस्पर समानांतर होंगे, यानी a समानांतर b, b समानांतर c या a समानांतर c, तो इन स्थिति में भी a डॉट b क्रॉस c 0 होगा। मैं लिख देता हूँ उसको, किन किन स्थितियों में इसकी वैल्यू 0 होगी, जब a b c समतलीय हों, एक ही तल में हो जाए तीनों, ठीक है, तब इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक। या a समानांतर हो b के, या b समानांतर हो c के, या a समानांतर हो c के, तो इन दोनों स्थितियों में इनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। ये 12वीं क्लास में है और आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये अपने को इसका मतलब क्या है कि ये इनमें से b, l और v तीनों एक ही तल में हो जाएं, तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। यदि l समानांतर हो जाए v के, यानी ये ऐसा पकड़े अपने पेन को और आपकी ओर चलते हुए आऊँगे, तो l की दिशा भी यही है और वेग की दिशा भी यही है, दोनों समानांतर हो गए, तो ऐसी स्थिति में इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होने वाला। लेकिन यदि ऐसे पकड़ के चलूँ मैं इस तरह से आपकी ओर, तो इसकी दिशा इधर है और वेग की दिशा इधर है। अब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, उन दोनों के लंबवत, नहीं इधर, जैसे इस क्षेत्र में है, ठीक है। तो उस स्थिति में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन b की दिशा ये हो जाए या b की दिशा v के बराबर हो जाए, तब भी ये 0 होगा। तो ये बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। अभी मैंने जो बताया पहला हिस्सा, उसको एक बार और देख लें, ठीक, लास्ट इसको समझ लें अपन। ये एक मैंने सी शेप का एक फ्रेम लिया है, जिसके इस सिरे पर यहाँ एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया है और यहाँ पर एक रॉड रख दी है उसके ऊपर इस तरह से, और इस रॉड को चला सकते हैं इसके ऊपर। जब रॉड पहले mn स्थिति में है और गतिशील नहीं है, तो इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। अब मैंने इसको mn से चलाना शुरू किया v वेग से, और dt समय में कहाँ पहुँच गया, इस m1 n1 स्थिति में पहुँच गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक dt समय में। तो n से n1 तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वेग गुणित समयांतर, ठीक। इसमें उसने कितना क्षेत्रफल अंतरित किया, ये पूरा क्षेत्रफल अंतरित किया है। इस क्षेत्रफल का मान कितना है, dA, जो dA क्षेत्रफल है उसका मान हो जाएगा लंबाई l और चौड़ाई v dt। ये समीकरण 2 हो गया। हम पढ़ चुके हैं फैराडे के नियम से कि प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। फाई की वैल्यू b डॉट a रखेंगे। यहाँ क्या चीज़ स्थिर है, b चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, उसको बाहर निकाल लेंगे तो बच्चा dA बाय dt। dA वो क्षेत्रफल है जो परिवर्तित हो रहा है dt समय में। कितना निकाले थे अपन ने उसके लिए, l v dt, यहाँ रख देंगे। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड b मॉड l मॉड v, बहुत आसान आर्टिकल। इसके बाद मैंने क्या बताया है कि तीनों सदिश राशियाँ, 3 सदिश राशियों का गुणनफल जो होता है वो अदिश आना चाहिए, क्योंकि ई विद्युत वाहक बल कैसा है, अदिश है। तो इसका मतलब इनका हम अदिश त्रिगुणन करेंगे।